अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट माहीन एहसान। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम हर हफ्ते ये प्रोग्राम करते हैं आपको हेल्थ अवेयरनेस देने के लिए, उन डिजीज़ पर डिस्कस करते हैं ताकि आपको अवेयर कर सकें, हम आपको उन तमाम बीमारियों से बचा सकें। आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो है मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसको हम बहुत ही कॉमन लेते हैं कि प्रेगनेंसी तो एक आम सी बात है, एक आम सी चीज़ है, हर औरत एक बच्चा पैदा कर रही है, लेकिन उस औरत की जहनी सेहत कितनी जरूरी है, आज हम उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शीबा इरम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। आप? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके कीमती वक्त का, क्योंकि आज हमारा टॉपिक बहुत नाजुक है। बहुत नाजुक है जिसको हम सीरियस लेते ही नहीं है ना, हम कहते हैं प्रेगनेंसी एक कॉमन सी बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। बेसिकली जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती हैं बच्चियां, वो उनसे पूछा जाए कि उनके लिए वो कैसा एक एक्सपीरियंस है, और वो मतलब जो एक वक्त गुजार चुके हैं उनमें और नई आने वाली बच्चियों में बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो एक फ़र्स्ट वाली फीलिंग्स टोटली डिफरेंट होती है इधर दैन कि वो आप उस फेज से गुजरे हो। बिल्कुल। तो ऑल्दो तमाम खवातीन उस फेज से गुजरी हुई होती अच्छा, एक तो होता है एक तकलीफ, एक अलग है, प्रेगनेंसी के प्रोसेस को हम झेल रहे होते हैं, वो एक अलग चीज होती है, लेकिन मेंटल हेल्थ इस पे बात ही नहीं की जाती। बिल्कुल। डॉक्टर के पास जाएंगे, चेकअप करवाएंगे, हाँ ये डिलीवरी टाइम है, ये प्रोसेस है, ये खाने के लिए ये होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए, मेडिसिन होनी चाहिए, लेकिन मेंटल हेल्थ कहाँ गई? असल इश्यूज यही हैं कि जब आप मेंटल हेल्थ पे बात हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं की जाती। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में कहीं जाएं तो वहाँ इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस किया जाता है उस चीज़ के ऊपर। मगर कि जब एक बच्ची आ रही होती है उसके अंदर एक नई फीलिंग्स डेवलप हो रही होती हैं, उसके अंदर इमोशनल चेंजेस हो रही होती हैं ना, हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। उससे अगर वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी, लोग उसके साथ पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो उसकी हेल्थ बहुत बेहतर रहेगी। वो एक पॉजिटिव साइड पे जाएगी, एक हेल्दी बेबी को डिलीवर करेगी, तमाम चीज़ें। मगर वही चीज़ अगर वो डिप्रेसिव स्टेज में चली जाएगी, उसकी उन फीलिंग्स को लोग अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, क्योंकि उसके अंदर एक चेंजेस हो रही है ना। एक मेल उस चेंज को नहीं समझ सकता जो एक फीमेल समझ सकती है, लेकिन फीमेल्स भी नहीं समझती है ना। अफसोस की बात तो ये है डॉक्टर साहिबा कि फीमेल्स भी उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करती हैं, क्योंकि एक जवाब मिलता है हमारे वक्त में तो ऐसा नहीं होता था, आज ये सारी चीज़ें नहीं है बिल्कुल। तो क्या कुछ फ़र्क आया है या वो जो कहते हैं वो सही है? नहीं, बिल्कुल बहुत फ़र्क आया है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि पहले जब ख़वातीन थी उनमें लैक ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा था, या आप ये कह लें कि उनको अवेयरनेस नहीं थी इन चीज़ों की, अपने राइट्स के बारे में भी नहीं पता था उनको। और मतलब वो जिस तरह से उनको दबाया गया, जिस तरह किया, कहते हैं ओके सही है, घर बसाना है, करना है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। ऑल्दो आज की ख़वातीन में भी वो बच्चियाँ, अपना घर तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे होता है उनके लिए ना, मगर उनकी अपनी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आजकल बच्चियाँ बहुत प्रोफेशनल हो गई हैं, अब वो अपनी वर्किंग उसमें एनवायरनमेंट में काम भी कर रही होती हैं, अपने घर को भी देख रही होती हैं, अपने बच्चों को भी देख रही होती हैं, अपनी फैमिली को भी देख रही होती हैं। लोगों को पता नहीं होता कि वो जिस फेज से गुजर रही हैं, एक तो उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं, जिससे उसके मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, इरिटेबिलिटी हो रही होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मगर वो सामने वाला उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। वो कहता है हाँ भाई, आप अगर अपने काम कर कर आए तो उससे हमें कैसे फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल। घर के अंदर तो आपको सारे काम भी करने पड़ेंगे, सारी चीज़ें भी करनी पड़ेंगी, और वो औरत कर रही होती है, वो किसी से कह भी नहीं सकती कुछ कर भी नहीं सकती, मगर उस फेजेस से वो गुजर रही होती है। उससे क्या होता है, उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है, उसके अंदर जो एक डिप्रेसिव एक फेज़ है वो क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल। वही चीज़ अगर एक पॉजिटिव वे में लेके उसको लेके जाया जाए तो वो बहुत उसके लिए एक हेल्दी साइन होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें कि ये बेसिक इश्यूज आते क्या हैं, जो हम ये कहें कि कॉमन इश्यूज जो आते हैं मेंटल हेल्थ को लेके, ये क्या क्या डिस्टर्बेंस होती है, किस तरीके की फीलिंग्स होती हैं, क्या होता है जो बेसिक हर औरत में होता है? बेसिक जो पॉइंट्स हैं वो ये होते हैं कि देखें, एक औरत आई, मैरिड, शादी हुई, नई बच्ची आई, सबसे पहले तो एक नए एनवायरनमेंट में आई, ठीक है, एक नए घर के अंदर आई, वो एक अकेली है, बिल्कुल, बाकी पूरी एक फैमिली है। वो अब उस फैमिली का काम है कि उस आने वाली बच्ची को सपोर्ट करे, क्योंकि वो जिस घर से आई है, आपको नहीं पता उसके घर का सिस्टम क्या था, उसके फैमिली के किस तरह से उसके साथ बॉन्डिंग थी, क्या था। आने वाले
जो आप जिस घर में गए वो सब चाहते हैं कि वो बच्ची आपकी केयर भी करे, आपका ख्याल भी करे, आपके माहौल में भी ढल जाए। बिल्कुल वो करती है, अपनी पूरे एफर्ट करती है, मगर हस्बैंड की सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला जो पिलर होता है वो आपका हस्बैंड होता है। बिल्कुल ऐसा ही। अगर वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा, आपका बिल्डिंग ब्लॉक वहीं गिर जाएगा बिल्कुल बिल्कुल ऑटोमेटिकली। आपका तो एक बिल्डिंग ब्लॉकअप स्टार्टअप हुआ है ना, आप उस घर में आई हैं, पहला आपका स्टेप हुआ है, आप आई हैं, फिर आप अपनी सास से मिलती हैं, अपनी नंदे हैं, आपके जे मतलब जो जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, आप उन सब की एक अलग माइंडसेट है। मेरा माइंडसेट अलग है, आपका माइंडसेट अलग है, आप किस तरह से देखती हैं, मैं किस नज़र से देखती हूँ, मगर फोकस टारगेटेड एक बच्ची होती है। बिल्कुल ऐसा वो ही। सारी तो अब उसमें अगर लोग पॉजिटिव उसके साथ एटीट्यूड रखें, उसको हाँ उसको जो है काम एंड क्वाइट रखें, उसको सपोर्ट करें, हाँ ठीक है बच्ची आई है, नई फैमिली से आई है, एडजस्टमेंट में थोड़ा टाइम लगेगा, उसको थोड़ा सा क्वेश्चनिंग करें, उसको टाइम दें थोड़ा सा। अगर आप टाइम नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर फेयर डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। एक तो प्रेगनेंसी हुई, उसके अंदर वो फेयर, आप पता नहीं मेरी प्रेगनेंसी कैसी होगी, कैसी नहीं होगी, अल्लाह ना करे कोई अबॉर्ट ना हो जाए, अल्लाह ना करे मेरे साथ ये मसला ना हो जाए। क्योंकि देखें ना, स्टिल बर्ड्स भी होती हैं, आईयूडी भी होते हैं बेबीज़, और ज़ाहिर अबॉर्ट भी होते हैं, मिसकैरेजेस भी होते हैं। तो वो बच्ची ने जब तमाम चीज़ें देखी हुई तो उसके अंदर एक फेयर होता है। बिल्कुल। तो उस फेयर को निकालना आपकी फैमिली का काम होता है। एक जो आपका फैमिली बॉन्डिंग होती है, जो फैमिली सपोर्ट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आपने अपनी उस बच्ची के वो अच्छी बॉन्डिंग दे दी तो आपने एक समझो हेल्दी मदर दे दी, और आने वाली अपनी जनरेशन में एक हेल्दी आपने जो है वो इजाफा किया है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये एक एंजाइटी, प्रेगनेंसी एंजाइटी और नॉर्मल टेंशन, दोनों में क्या डिफरेंस है? फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त या आप, हम किसी भी चीज़ के लिए परेशान हैं और एक प्रेग्नेंट वुमेन परेशान है, दोनों में क्या डिफरेंस है? प्रेग्नेंट वुमेन जो है उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस बहुत हो रहे होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बेबी की डेवलपमेंट हो रही होती है, चीज़ें हमारे अंदर भी होते हैं, नॉर्मल एक पर्सन है उसके अंदर भी होते हैं, मगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होता है उसके अंदर वो जो चाइल्ड बर्थ के हवाले से एक फियर्स होते हैं, वो एक अलग चीज़ होती है। फैमिली के इश्यूज़ अगर उसके साथ उसको सपोर्ट नहीं किया जा रहा, अब ये करो, अब अगर उसको फॉर एग्ज़ाम्पल एक पे मेरे पास बच्ची आती है, मैं उसको रेस्ट एडवाइस करती हूँ, मैं उसको कहती हूँ कि बेटा आपको बेड रेस्ट करना है जी। अब वो जब घर जाएगी, अब सास कहेगी बेड रेस्ट किस चीज़ का बाबा, काम करो, ये काम कौन हमारे करेगा? वक्त में तो ऐसा होता ही नहीं था। हाँ, हमने तो 10 बच्चे पैदा कर लिए, हमने तो ये काम कर लिया। तो भाई हर किसी की एक जो है बॉडी का एक सिस्टम अलग है। बिल्कुल अब ऐसा। पहले शायद वो खवातीन बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी, आजकल की बच्चियाँ थोड़ी सी टची हैं, बहुत मतलब आप देखें ना, उनके एंजाइटी लेवल अलग है, उनके वर्कलोड अलग है, उनका मतलब फैमिली बॉन्डिंग अलग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें इम्पॉर्टेंट होती हैं ना। तो इसीलिए हम कहते हैं जब प्रेग्नेंट खातून होती है उसके अंदर चेंजेस बहुत ज़्यादा होती हैं, इमोशनली डिस्टर्ब हुई हुई होती है, फिज़िकली उसके अंदर डिस्कम्फर्ट होता है, चीज़ें होती हैं, फिज़िकल चेंजेस हो रही होती हैं, वो कंपैरिजन्स चल रहे होते हैं, आप वो मतलब देख रही होती है ना, आपका बॉडी रीशेपिंग हो रही होती है, सारी चीज़ें होती हैं ना। तो इससे क्या होता है, अंदर ही अंदर उसके अंदर जो फियर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, तो ये डिफरेंस हो जाते हैं फिर। लेकिन एक कमी यहाँ पर ये भी तो है डॉक्टर साहिबा कि अभी भी इस टाइम डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर के पास भी एक बड़ा सा वो पेपर होता है, उसमें ये मेडिसिन आपने सब दे दी, लेकिन इस पर डॉक्टर भी बात नहीं करते। नहीं, हर डॉक्टर होता है, अगर आपकी ओपीडीज बहुत बिजी चल रही हैं तो ऑब्वियसली बात है आप हर पेशेंट को इतना टाइम नहीं दे सकते, मगर जहाँ पे अगर आप देखते हैं कि इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं तो उसमें काउंसलिंग सेशंस होते हैं। आपके तमाम पेशेंट के अंदर आपको डिफ्रेंशिएट करना होता है कि किस पेशेंट को किस तरह की नीड है। अगर किसी के साथ कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज चल रहे हैं, कुछ इस तरह के इश्यूज हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारे कुछ ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप सेशंस होते हैं, उसमें काउंसलिंग के सेशंस होते हैं, तो डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं। उसमें क्या होता है, मुख्तलिफ, जैसे फॉर एग्जांपल 10 प्रेग्नेंट जो फीमेल्स हैं उनके ग्रुप सेशंस के, उनके अंदर की वो जो एंजाइटी है निकालना होता है, वो ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, आप बैठें उनको बिठाएं, वो
अपनी चीज़ें निकालेंगी, उनको ये फियर्स हैं, वो आपसे डिस्कस करेंगी। आपका जो हेल्थ प्रोवाइडर है आप उसके पास जाएं, उसको बताएं, वो आपके साथ डिस्कशन करेगा। नहीं है तो आपको साइकोलॉजिस्ट को फिर वो रेफ़र कर देगा। आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 45 to 1 आवर का एक सेशन होता है, वो आपको देगा। और उससे जब आप अपने प्रोवाइडर के हेल्थ प्रोवाइडर के साथ आप डिस्कस करेंगे ना, तो आपके अंदर का वो जो है स्ट्रेस निकलना शुरू हो जाएगा, दिल की भड़ास निकलना शुरू हो जाएगी, ये था वहाँ से पेशेंट काम एंड क्लेम में हो जाता है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। तो ये बहुत लेकिन वही बात है कि इन तमाम चीज़ों की अवेयरनेस की ज़रूरत है, जिसकी कमी है। और सिर्फ शायद एक औरत को नहीं, उसकी फैमिली को भी ये सेशंस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फैमिली तो बाद में आती है, सबसे पहले उसके हस्बैंड को ज़रूरत होती है। हम आजकल के बच्चे देखते हैं कितने चिड़चिड़े हुए हैं मिजाजन, उनको मोबाइल चाहिए, उनकी बात ना मानी जाए तो वो जिद्दी हो गए, कहीं ना कहीं इसकी कड़ी उससे जुड़ी है। बिल्कुल, देखें जब एक माँ है अपने ग्रेविड में, फिर उसके एक बेबी होता है ना, जब माँ स्ट्रेस में आएगी ना, ऑटोमेटिकली उस बच्चे के अंदर वो चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। जब हमारे हार्मोन कॉर्टिसोल और ये सारी चीज़ें रिलीज हो रही होती है ना, उसकी सेक्रीशंस होते हैं, वो जाके बेबी तक जा रही होती हैं। जब वो बेबी के अंदर उसके शॉकिंग इफेक्ट्स अभी नहीं होंगे, वो आपको जाके नेक्स्ट इस आप फॉर एग्जांपल अभी हुआ, उसके बाद वो बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, उसके अंदर वो चेंजेस आ रही होंगी, उसके अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ें आएंगी कि उसके माइंडसेट के अंदर वो चीज़ें आ रही होती हैं कि ऐसा है। फिर अगर उसके आप शाउटिंग कर रहे हैं, अपने जो है डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं, अपनी बीवी के साथ मार रहे हैं, पीट रहे हैं, या घरेलू कोई और इश्यूज आ रहे हैं, तो उससे भी उसके शॉकिंग इफेक्ट्स आपकी जनरेशन पे आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और वो जब बड़ा होगा उस वक्त भी उसकी इफेक्ट्स आ रहे होंगे, जैसे जैसे उसकी डेवलपमेंट होगी उसके साइड इफेक्ट्स आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे, वो सारी चीज़ें। अच्छा डॉक्टर साहब, कॉमन साइंस क्या है कि उस वक्त पता लगे कि नहीं अब काउंसलिंग की ज़रूरत है? उसमें क्या होता है, जब आपके अंदर चेंजेस हो रहे होते हैं, आपको रोना आना शुरू हो जाएगा। औरत बोलेंगे मुझे ऑटोमेटिकली बैठी हुई है, बैठे बैठे रोना शुरू कर देगी, मूड स्विंग्स, ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही। एवन के बाद वक्त उसमें होता है उसको हस्बैंड भी अच्छा नहीं लग रहा होता, सीधी सी बात है। उसमें आपको अच्छा, बाज़ लोगों को उसके अंदर चेंजेस होते हैं, अब वॉमिटिंग हो रही है, कुछ हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, स्मेल आ रही है, क्योंकि चेंजेस हो रही होती है ना बॉडी के अंदर। तो इस चीज़ को अगर वो औरत ये बता रही है, बच्ची बता रही है कि मुझे ये है, तो उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। ये नहीं है कि नहीं ये तो ड्रामे करिए, ये तो ये करिए, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, जब हमारे पास आती हैं बच्चे, एक तो उसको ये फेयर होता है प्रेगनेंसी में पेन होगा, पता नहीं मैं नॉर्मल डिलीवरी होगी, पता नहीं सिजर की तरफ जाऊंगी। अच्छा, उसमें उसका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हुआ होता है, रात को नींद नहीं आ रही, जाहिर है चिड़चिड़ापन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, अब कोई आपकी बात नहीं माने, अंडरस्टैंड नहीं करता, और इरिटेबिलिटी होती है। तो इन चीज़ों को अगर आप पॉजिटिव वे में लेके फैमिली का जो आपके लव्ड वंस है ना, उनका बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। इस तरह के केसेस में क्या है, लड़की को चाहिए, बच्ची जो भी है प्रेगनेंसी में, उसको अपने से, वो जिसको समझती है कि लोग मुझसे प्यार करते हैं, उसको उनसे वो चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए। जब वो तमाम चीज़ें डिस्कस करेगी, ऑटोमेटिकली अंदर से वो रिलैक्स हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, जिस तरह से कहे ना, क्योंकि उसकी यहाँ से जो चीज़ें सोचना समझना चाह रही है वो चीज़ें निकल जाएंगी तो रिलैक्स हो जाएगी। फिर उसको काउंसलिंग दी जाएगी, नहीं इसको इस तरह से करेंगे, पेन मैनेजमेंट होती है, इस तरह अपनी हेल्दी रूटीन रखें, अपनी स्लीप पैटर्न बेहतर करें, डाइट अच्छी लें, डाइटरी हैबिट अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आपका बेबी अच्छा होगा। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, डाइट प्लान पे अगर हम जाएं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम ग़िज़ा में लें तो ये शायद मूड स्विंग्स और ये सारी चीज़ों को कम कर सकें? देखें, मूड स्विंग्स और डाइट में तो हेल्दी डाइट बेसिकली आप फ्रूट्स लें, जूसेस लें, हेल्दी, आप ये नहीं है जंक फूड का इस्तेमाल आजकल आपको पता है बहुत ज़्यादा है, तो जंक फूड इतना इस्तेमाल ना करें। फ्राइड आइटम्स ज़रा हम मना करते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि जब फ्राइड आइटम्स लेंगे सब, उसमें फिर आपके और चेंजेस आ रहे होते हैं ना, तो ये सब हेल्दी डाइट लें, खजूर लें, सेब लें, अंडा खाएं, प्रोटीन्स लें, मछली, मुर्गी, हर चीज़ अवॉइड मतलब बताई जाती है। और सबसे बड़ी बात है अपनी नींद की कमी को पूरा करें। नींद होता ही है कि अच्छा, बाज़ प्रेगनेंसी में कुछ बच्चियों को ना नींद बहुत आ रही होती है। अच्छा, हाँ, उनके जाहिर सी बात है, अगर उनके आपका जो बीपी लो हो रहा है या कुछ हो रहा है तो उसमें उसको नींद आ रही है, तो जिस पे कहा ये तो रपड़ी सोती ही रहती है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही भाई, वो सोना उसके इख्तियार में नहीं है, और उसकी चेंज हो रहा है, उसकी चेंजेस आ रही हैं, आप उसको सपोर्ट करो, आप उसको प्यार करो। आप अच्छा, उसमें ये होता है फाइनेंशियल भी इश्यूज बहुत आ रहे होते हैं। बिल्कुल। अब अगर बेबी डिलीवर होगा, एक्सपेंस तो आने हैं,
जी। चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन पे हो, जब कहीं जाएगा डॉक्टर के पास जाता है तो उसकी फीस भी होती है। अगर खून की कमी आ रही है, आयरन इन्फ्यूजन्स भी चल रहे होते हैं, मतलब एडमिशन्स भी हो रहे होते हैं, हर चीज़ होती है। वहाँ पे जब एक फाइनेंशियल बर्डन आ जाए हस्बैंड के ऊपर तो वो चिड़चिड़ाना शुरू कर देते हैं। हाँ, ये बिल्कुल और फिर वो बाज़ औक़ात ख़वातीन को होता है, अच्छा हमारे बेटे का तो इतना खर्चा हो रहा है। हाँ, ये सारे हम जो सारे एक issues बड़े जिस important माशरे में होते है वहाँ पे ये सारे इश्यूज तो आते हैं। तो ये बड़े होते हैं। बिल्कुल। इवन कि हमारे पास जो ट्राइबल एरिया से काफ़ी फीमेल्स आती हैं ना, तो उनके भी बहुत, फिर एक फेयर ये भी होता है कि बेटी हो गई तो भाई वो हाँ, वहाँ के लोग को छोड़ देंगे, या फिर वो डिवोर्स हो जाएगी, या वो दूसरी शादी करके ले आएगा। सेकंड मैरिज का फेयर है, बेटी का फेयर है। वो ये नहीं देखते कि बेटी तो भाई रहमत है, बेटी आपके लिए बहुत अच्छी है, वो पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी होती है, मगर ये फेयर बहुत होता है, बेटा होना चाहिए पहला। ये सारी बातों के लिए बहुत अवेयरनेस की अभी भी हमें अपने पाकिस्तान में ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि हम बज़ाहिर तो ये कहते हैं कि हम बहुत तालीमी याफ्ता हैं, लेकिन ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती हैं जो एक सेहतमंद माशरे को आगे बढ़ाती हैं, उसके लिए हमें इन तमाम बातों की अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर शीबा के साथ गुफ्तगू चलती रहेगी। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे और अब यहाँ मज़ीद बात करेंगे कि हमें किन दवाइयों की ज़रूरत होती है, कौन से सप्लीमेंट्स चाहिए होते हैं जो हम इस मेंटल हेल्थ को मैनेज कर सकें। डॉक्टर साहिबा बताइएगा, क्योंकि मेंटल हेल्थ की हम अवेयरनेस ही दे सकते हैं, हम किसी को रोक नहीं सकते, किसी के ऊपर जबरन ये नहीं कह सकते कि अपनी बीवी के साथ ये बिहेवियर रखो, क्योंकि अभी हम बहुत पीछे इन तमाम चीज़ों से। अभी पीरियड्स की अवेयरनेस भी उतनी नहीं है कि उस दौरान क्या फीलिंग्स होती है, क्यों चिड़चिड़ापन होता है, क्यों एंजाइटी होती है। अभी हम उधर तक भी नहीं आए, तो प्रेगनेंसी में तो अभी बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम कोशिश अपनी तरफ से पूरी कर सकते हैं कि हम क्या अवेयरनेस दे रहे हैं। लेकिन कोई मेडिसिन, कोई सप्लीमेंट, कोई ऐसी चीज़ जो इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर सके, तो क्या हो सकती है? इन सप्लीमेंट्स में बेसिक होता क्या है कि जब मोस्टली हमारे पास जितनी ख़वातीन आती हैं, वही वाली बात है कि पढ़ी लिखी ख़वातीन को पता होता है कि चलो वो जो स्टार्टिंग से अपने फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दिया। जिनको पता ही नहीं होता वो तो इवन के 7 मंथ में 8 मंथ में आ रही होती है, एंड में आके बोलती हैं जी डॉक्टर साहब अब डिलीवरी करा दें। गवर्नमेंट सेटअप की मैं बात कर रही हूँ इस तरह। तो अगर ये उनको पता हो तो उसमें क्या होता है, जब शुरू के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉलिक एसिड का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है? उसमें एनेनकेफ्ली हो जाता है, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। तो उसमें क्या होता है, बच्चे का किसी का सर नहीं बनना, किसी की कमर में सुराख रह गया, मुख्तलिफ चीज़ें हो रही होती है ना। अब उनको पता नहीं होता। अब वही वाली बात है कि जब आप मेडिसिन लेंगे तो वो अपना काम करेगी ना, उसकी आपकी डेफिशिएंसीज पूरी होंगी। फिर आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म हो जाता है तो आपको कैल्शियम की ज़रूरत पड़ेगी, आयरन सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। ज़ाहिर खून की कमी हो रही है आपके अंदर, वो पैचेस पड़ना शुरू हो गए, बटरफ्लाई पैचेस, मिलाज्मा, ये सारी चीज़ें। भाई आप अपनी डाइट को, हेल्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रेगनेंसी के अंदर वॉमिटिंग्स बहुत कॉमन है, ठीक है? वॉमिटिंग्स हो रही होती हैं, ज़ाहिर है वॉमिटिंग हो रही होती है, नॉजिएटिंग फीलिंग्स हो रही होती हैं, खाना पीना खाया नहीं जा रहा होता। अब एक प्रेग्नेंट खातून है, मैं और आप बैठे हुए, उसको डिस्कम्फर्ट भी है, उसका एब्डोमिनल प्रेशर भी पड़ रहा है, और भी उसके साथ डिफरेंट इश्यूज़ आ रहे हैं। तो ये जो है उसके लिए ज़ाहिर है अगर वो अपने आप को हेल्दी रखेगी, हेल्दी डाइट रखेगी, दूध पिए, फ्रूट्स ले, जूसेस ले। वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब बहुत महंगा है, हम नहीं ले सकते। अच्छा, एक ये भी कॉन्सेप्ट हो गया ना कि ये डॉक्टर ने लिखी है तो ऐसे ही लिखी है, ऐसे ही बिजनेस से। अच्छा, बाज़ लोग समझते हैं ना कि डॉक्टर बेवकूफ़ है, सामने बैठा हुआ है, मतलब उनको जो दवाएं बताई जा रही होती हैं वो उसको यूज़ नहीं कर रहे होते, ठीक है? अब माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस हो गया, इतने लोगों को पर डे हम डील करते हैं, 100+ के पेशेंट पर डे डील करें, हमें पता होता है कौन सा पेशेंट मेडिसिन ले रहा है, कौन नहीं ले रहा, कौन आपको जो डॉच कर रहा है। तो मैं उनको लोगों को यही बताती हूँ, मतलब देखो अगर डॉक्टर ने आपको कोई चीज़ एडवाइस की, मैं हूँ या कोई और डॉक्टर हो, अगर आपके हेल्थ प्रोवाइडर ने आपको चीज़ें एडवाइस की हैं तो आप प्रॉपर उसको फॉलो करें। वो जब मसला खराब हो जाता है फिर आते हैं डॉक्टर के पास। हाँ, नहीं, वो पहले तो चुपके चुपके करते रहते हैं, डॉक्टर को क्या पता चलेगा कि हमने मेडिसिन ली है या नहीं। अरे बाबा, डॉक्टर को क्यों नहीं पता चलेगा? डॉक्टर आपके साथ, आपका क्या जो एक क्या कहते हैं सामने की जो अपीयरेंस है, आपका जो एंजाइटी लेवल है, आपका जो कन्फ्यूजन है, क्या डॉक्टर उसको पहचान नहीं सकता? बिल्कुल। डॉक्टर बैठा है तो हर चीज़ को देखने के लिए बैठा है। वो आपकी फिजिकल अपीयरेंस भी देख रहा है, वो आपकी इनर हेल्थ को भी देख रहा है, आपके इमोशनल स्ट्रेसेस को भी वो जज कर रहा है, हर चीज़ को जज कर रहा होता है। अच्छा, आपने लिया नहीं,
शुरू के डेज हुए, आपने बोला नहीं नहीं यार नहीं करते, डॉक्टर के पास जाएंगे खाली हम तो मैं उनको बोलती हूँ आप मेरी शक्ल देखने के लिए ना आए, आपको जो चीज़ें दी गई आप उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं आपको एडवाइज कर सकती हूँ, मैं आपके घर नहीं आ सकती, मैं आपको बता नहीं सकती कि क्या चीज़ किस तरह से क्या लेना है क्या लेना है। उसके बाद क्या होता है, अगर इनिशियल स्टेप पे आपने चीज़ें नहीं ली, कुछ मिसकैरेजेस की तरफ चले गए, किसी के बच्चे की ग्रोथ जो है रुक गई, वो हो गया। अच्छा 3rd 4th मंथ में ये इश्यूज आए, 6-7 मंथ में किसी का बेबी आईओडी हो गया। अब अगर आप किसी को जो है ब्लड थिनर्स यूज़ कर रहे हैं, दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, तो आपको किसी भी पेशेंट को उस डॉक्टर की जो एडवाइस है उस पर फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा हमारे यहाँ ये कि डॉक्टर्स, अगर 10 डॉक्टर है ना, अगर एक पेशेंट मेरे पास आएगा ना, दूसरा डॉक्टर बोलेगा नहीं यार ये तो सही नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, ये चीज़ हमारे यहाँ बहुत, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब मेरे पास अगर कोई पेशेंट आता है किसी भी डॉक्टर, मैं कहती हूँ नहीं आप जहाँ दिखा रहे हैं आप उसको वहाँ दिखाएं, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि देखिए जो भी डॉक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। अच्छा डॉक्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ तक आती है, सिर्फ आपको बता सकता है, आपके अंदर नहीं घुस सकता, वो आपके अंदर की चीज़ें नहीं निकाल के दे सकता, या आपके घर आके आपको निवाले बना के नहीं खिला सकता, या आपको अपने हाथ से दवा नहीं खिला सकता, वो सिर्फ बता सकता है। अब ये आप जाने कि आपको खुद पता है कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया। फिर जब उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं, हार्मफुल रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, तो फिर वो डॉक्टर के पास दोबारा पहुँच जाते हैं। फिर उससे क्या होता है कि फिर तीर निकल चुका होता है हाथ से, फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता। हाँ ये तो इश्यूज़ हैं, लेकिन अभी एक और सवाल है, वो ये कि जो वर्किंग वुमेन है इनको क्या क्या चैलेंजेस होते हैं? उन बेचारियों को तो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना होता है। उनको अपना घर भी देखना है, उनको जो अपना मतलब उनका जो एम्पायर है उसको बहुत अच्छे से लेके चलना है कि वो कहीं ना कहीं उसमें डेफिशिएंसी नहीं होना चाहिए। उसको अपने बच्चों को भी देखना है, उसको अपना जहाँ पे वर्क प्लेस है उसके तमाम तकाजे पूरे करने हैं, उसकी जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको वो पूरी करनी है। क्योंकि देखें मैं फॉर एग्जांपल अगर एक हॉस्पिटल में जा रही हूँ अपनी सर्विसेज देने के लिए, मैं जब जाके सीट पे बैठूंगी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे पास जितना पेशेंट आएगा जो मुझे देख के ही उठना है, मैं उसको छोड़ के नहीं उठूंगी। मैं घर जाऊँगी तो घर जाके भी उसको वो देखना है। इवन कि अब आप देखें ना, एक MBBS करके एक बच्ची आई, वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आती है, मैं बीइंग अ डॉक्टर जैसे आप बात कर रही हैं, तो वो जो बच्ची आती है वो 36 घंटे की ड्यूटीज कर रही होती है। वो उसकी ना रात की नींद उसकी ना दिन का चैन, वो अपने तमाम एफर्ट, अपनी तमाम मेहनत, वो कहते हैं ना जान तोड़ मेहनत के साथ अपने मरीज के ऊपर फोकस कर रही होती है, अपनी जो है उस ड्यूटीज़ को पूरा कर रही होती है। मगर अगर किसी के साथ थोड़ा सा मिसहैप हो जाए तो उसके साथ लड़ाई झगड़ा उस डॉक्टर को रिस्पॉन्सिबल किया जाता है। उस डॉक्टर का क्या कसूर है? वो जो पूरे 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद आपको बचाने में लगी है, फिर वो अपने घर जाएगी। हाँ, वो घर जाके अपने घर को भी देखेगी, ठीक है। और अभी अगर उसकी खुद की प्रेगनेंसी है, उस ग्रेविड यूट्रस के साथ वो अपनी ड्यूटीज कर रही होती है। उसके बेचारी के पैर इतने सूजे हुए हैं, वो अपने देख रही है, चिड़चिड़ापन, उसकी भी तो वही हेल्थ है ना, वो भी तो उसी फेस से गुजर रही है। वो लोग उस चीज़ को अंडरस्टैंड क्यों नहीं करते? वैसे डॉक्टर साहिबा, जैसे आप लोग बताते हैं कि ऐसे करना चाहिए, ये ख्याल रखना चाहिए, तो अगर आपसे सवाल किया जाए बीइंग अ डॉक्टर, आप लोग अपना खुद का कितना ख्याल रखते हैं? हम अपना नहीं कर सकते, ना हमारी अपनी नींद अपनी है, ना हमारा टाइम अपना है, ना अब हमारे पास किसी वक्त भी इमरजेंसी कॉल आ जाती है, हमें फ़ौरन जाना है। वो 24 आवर्स, हम 24 आवर्स ऑन कॉल होते हैं। हम अगर 4 आवर्स की भी स्लीप मिल जाए ना, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और इवन के जब हम ड्यूटीज़ कर रहे होते हैं, आप बिलीव करो, मैं अपना बताऊं, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, ये टेबल तो बहुत बड़ी है, आपकी इस टेबल से भी थोड़ी सी छोटी टेबल होगी। हम लेबर रूम में होते थे, और अगर हमें 10 मिनट या आधा घंटा हमें मिलता था ना, हम उस पर 2 डॉक्टर्स ऐसे होके लेट के बेचारे अपना टाइम कहते कि शायद हमें थोड़ा सा नैप मिल जाए। आप खुद सोचे, इतना स्ट्रेसफुल ड्यूटीज़ के बाद फिर अगर आपके मतलब आप पहुँचे और अगर आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए, कोई पेशेंट आता है, कुछ होता है, फिर लड़ाई झगड़ा करे कि भाई ये नहीं हुआ, तो आप समझते हैं कि वो जायज़ है? गलत है। वो डॉक्टर अपने पूरा एफर्ट लगा रहा होता है। ड्यूरिंग, जाहिर है, जब
बच्चियां आती हो, प्रेगनेंसीज भी होती हैं, शादियां हुई हैं, तो ये थोड़ी है कि वो 9 महीने घर बैठ जाती हैं। बिल्कुल, पूरी ड्यूटीज कर रही होती हैं, बेचारी जाकर डिलीवर करती हैं, उसको डिलीवरी की छुट्टियां भी नहीं दी जा रही होती हैं, बहुत बमुश्किल उसको चंद दिन की छुट्टी मिली, दोबारा के अपने काम पे लग जाती है। फिर उसको घर भी देखना है, बच्चे को भी देखना है, पूरी रात बच्चा जगाएगा भी उसको, फिर अपने ड्यूटी पे भी जाएगी, फिर अपने घर का खाना भी बनाएगी, अपने हस्बैंड की चीज़ें भी देखेगी, फाइनेंसिस को भी साथ में सपोर्ट कर रही होगी। अच्छा, हैरान कुन बात ये है डॉक्टर साहिबा कि मैं खुद भी ये चीज़ें सुनती थी कि ऐसा कुछ होता है, ये चेंजेस होते हैं, मूड स्विंग होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली मेरी शादी को 1 महीना हुआ है और मैं खुद हैरान हुई थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं बोल रहा, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं डिस्टर्ब हुई थी क्योंकि एक नई चीज़ में, एक नए माहौल में जाना, फिर पहले से खौफ एक अलग होता है, पता नहीं सब कुछ कैसा होगा आगे, पूरी एक जिंदगी है। तो शायद मैं समझती हूँ कि मेरे ससुराल वाले काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थे, चीज़ें समझ गए थे, लेकिन हर एक को इस बात को समझना चाहिए क्योंकि जब तक हम पे भी नहीं गुजरी थी तो हम भी उस बात को नहीं समझ सके थे कि क्या होता है लोगों के साथ। नहीं, अब आप सोचिए ना, देखें हर जितनी खवातीन बाहर निकली हुई काम में, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे इंजीनियर्स हो, चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, वो बच्ची घर से निकल रही है ना, तो वो एक, आप खुद सोचें, एक इतना टाइम जो डिस्टेंस है वो कवर कर कर आ रही है, वो उसके लिए एक ज़ाहिर है वो भी एक चैलेंजिंग है। अच्छा, हर किसी के पास तो आपके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है ना, कुछ ऐसी भी हैं जो बसेस में जा रही होती हैं, ऑटो में जा रही होती हैं, तो क्या वो उन चैलेंजेस को फेस नहीं कर रही? 10 लोग जो उसको रास्ते में मिलते हैं, क्या वो उन चैलेंजेस को फेस नहीं कर रही? मौसम की तब्दीलियाँ, एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, क्या उनको फेस नहीं कर रही? बिल्कुल, बारिश है, धूप है, मौसम है, गर्मी है, क्या उन चैलेंजेस को फेस नहीं करी वो? उसने किसी से शिकवा किया? मगर अगर वो बेचारी जाके थोड़ा सा सुकून मांगने की कोशिश करती है तो उसके जितने भी फैमिली है उसको फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है? उसके फैमिली वालों को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। हस्बैंड सपोर्टिव हो, पेरेंट, अगर वही चीज़ पॉजिटिव उसमें ले लेना, आप देखें आपका कितना अच्छा फैमिली का वो मसला ये है कि हमारे पास ये बात की जाती है वो बेटा चाहिए, वारिस चाहिए, ये चाहिए, लेकिन एक हेल्दी बच्चा चाहिए, हेल्दी बच्चा चाहिए। देखें, कहते हैं ना, जब माँ खुश होगी ना, आपके आने वाली जो औलाद है वो बहुत खुश मिजाज होगी, बहुत खुश होगी, स्ट्रेस से क्लियर होगी, उसके जो मेंटल हेल्थ है, मेंटल डेवलपमेंट है उसकी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना? कहते हैं ना, जब हम जो कोई चीज़ खा रहे होते हैं तो उसका टेस्ट जो है वो बच्चे को तक जा रहा होता है, ठीक है? इसी तरह से जब आप पेरेंट्स हैं, आपस में अगर लड़ाई झगड़ा करते हैं तो वो भी उसके तमाम इफेक्ट्स उसको जा रहे होते हैं ना बच्चे को। बिल्कुल, उसकी जो वॉइसेस हैं वो सुनता है, क्या है क्या नहीं है, तो वही चीज़ें फिर उसके आने वाली जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र होती चली जाती हैं। अगर आप रिस्पेक्ट करना जानते हैं, चाहे वो भाई हो, चाहे बाप हो, चाहे बेटा हो, चाहे हस्बैंड हो, बिल्कुल, तमाम लोगों को अपने जो फीमेल्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। रिस्पेक्ट नंबर 1 है, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। आप रिस्पेक्ट देंगे तो आपको प्यार मिलेगा, आप डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो दिल से चीज़ कहीं ना कहीं वो एक बाल आ जाता है। बिल्कुल, ठीक है ना? तो रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे को कहते हैं ना, बच्चों की तरह पैम्पर करना पड़ता है उस वक्त, वो एक फेस, क्योंकि देखिए वही वाली बात है कि प्रेगनेंसी जो है एक कोई डिजीज़ नहीं है, वो एक आपका जो इमोशनल आपका एक वो फेज़ है, तो उसको इमोशनली आप उसको प्यार करें, उसको सपोर्ट करें, वो चंद दिन में फेज़ गुजर जाएगा। आप देखें कितनी अच्छी लाइफ गुजरेगी आपकी, अब वहीं पे आप उसको मार रहे हैं, कूट रहे हैं, आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आप बताएं वो उस बेचारी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आ रहा होगा, वो क्या आपके साथ मोहब्बत करेगी, क्या वो करेगी, उसके दिमाग में क्या क्वेश्चंस आएंगे। एक तो वो अपनी फैमिली को छोड़कर आई, क्या बिल्कुल कैसे छोड़कर आई? आपकी खातिर छोड़कर आई ना, आपको प्यार करने के लिए, आपकी मोहब्बत में आपकी फैमिली को मोहब्बत देने की कोशिश करें। मगर अगर वहीं से नेगेटिव थॉट्स आए तो ज़िंदगी जहन्नम हो जाती है। वहीं से अगर आप पॉजिटिव लेके चाहें तो वो बहुत गुले गुलजार हो जाती है। बिल्कुल ऐसे, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और ये बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना तो जनरेशन टू जनरेशन ये सिलसिला चलता रहेगा। बिल्कुल चलता रहता है, कोई फ़र्क नहीं आता। अगर डॉक्टर साहिबा हम बात करें कि हम एक बेसिक डेली रूटीन क्या रखना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है खैर कि हर बंदे को इस तरीके के कोई ना कोई इश्यूज़ रहते हैं, तो हमें ऐसे क्या, ये ख़ास तौर पर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए क्या एक डाइट प्लान होना चाहिए, क्या एक रूटीन होना चाहिए? आउटिंग ज़रूरी है, वॉकिंग ज़रूरी है, योगा ज़रूरी है, क्या ऐसी चीज़ ज़रूरी है जो इस स्ट्रेस को थोड़ा सा कम कर सके?
डेली रूटीन में सबसे पहले तो आप जब उठते हैं, मैं तो लड़कियों को कहती हूँ कि नमाज की पाबंदी भी करें। बीइंग अ मुस्लिम हम इस चीज़ को कहते हैं। उसके बाद जब वो उठती है तो अपनी नींद पूरी करें। स्लीप पैटर्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना आपके मेलाटोनिन लेवल्स चेंज होता है, हार्मोनल इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। डाइट अच्छी लेंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। आपके अंदर अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं, सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, बॉडी में अब क्रैम्प्स होते हैं, पैरों में क्रैम्प्स हो रहे हैं, बॉडी में पेन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, लेथार्जिक हो रही है, डलनेस हो रही है, ठीक है। जब आप उन डेफिशिएंसीज को आप अच्छे मीट लें, प्रोटीन जितनी है वो चीज़ें लें आप सारी। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है, बस वो खाना खा लिया, रोटी खा ली, वो समझते हैं कि बच्ची की रिक्वायरमेंट पूरी। मतलब एक औरत, अगर हम एक नॉर्मल लोग हैं, हमें दिन में अगर 3 दफ़ा खाना है तो उस बच्ची को दिन में 6 दफ़ा खाना है। बिल्कुल। तो आपको उसकी उन ज़रूरियात का ख्याल करना है। मैं तो कहती हूँ बेटा पानी की जगह दूध पियो, जितना आप ले सकती हो। अपनी हेल्थ को बेहतर करो, दूध पियो, फ्रूट्स लो, जूसेस लो, ख्याल रखो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। तो वेदर के हिसाब से कोई इफेक्ट नहीं करती हैं चीज़ें कि अगर हम ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स या ये चीज़ें? ड्राई फ्रूट्स इतने नहीं, थोड़े बहुत नट्स आप लें, डेली रूटीन में आप ले सकते हैं। कोई ऐसा वो नहीं है, ये थोड़ी है कि आप इतना भर भर के खाने, 4-5 ले लिए, कुछ नट्स ले लिए आपने। अगर हाँ, GDM वाले जैसे जिनको डायबिटीज़ है, उनमें फिर हम बता रहे होते हैं कि अपने डाइट प्लान्स बना के दे रहे होते हैं। नॉर्मल रूटीन में हम कहते हैं आप सब कुछ खाएं, आपको किसी चीज़ की कोई नहीं है, जिस चीज़ का दिल चाह रहा है। अच्छा, प्रेगनेंसी में आपको दिल बड़ा चाह रहा होता है, अभी आपको ये खाना है, क्रेविंग्स हो रही होती है ना, ठीक है। तो जब वो जो क्रेविंग रात को 2:30 बजे 3 बजे भी आपको क्रेविंग होगी, यार मुझे जो है ना वो किसी चीज़ का भी दिल चाह गया, आपका फ्राइज का दिल चाह गया, फास्ट फूड का चाह गया, आपका कुछ मीठे में हो गया, स्वीटनर्स हो गए, आपको कुछ फॉर एग्जांपल फालूदा खा लिया, कुछ खा लिया, इन तरह की चीज़ें, तो वो आपके हस्बैंड के है कि भाई वो आपको मंगा के दे, क्योंकि वो आपके बेबी की और आपकी रिक्वायरमेंट है। भाई वो मांग रहा है तो आप की बेगम का भी दिल चाह रहा है ना, हाँ। तो आप उसको दें, क्योंकि उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो मांग रही है, उसको क्रेविंग हो रही है, तो आप उसकी उस क्रेविंग को पूरा करें। जब आप उसको पूरा करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो काम हो जाएगी, उसकी एक इनर फीलिंग सेटिस्फाइड हो जाएगी ना उसकी। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर नींद हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो रात को अब आजकल आपको पता है मोबाइल पे स्क्रॉलिंग करना है, ये करना, तो स्क्रीन टाइम हमें कम करना है। स्क्रीन टाइम हमारे यहाँ बहुत हो गया है। रातों को 2:30-3 बजे तक जाग रहे हैं, या वो बच्चियाँ जिनके हस्बैंड लेट नाइट आते हैं, वो जाग रही होती हैं, उनका इंतज़ार कर रही होती हैं कि भाई अभी हस्बैंड आएगा तो साथ खाना खाएंगे। नहीं, आपको खाना अर्ली खा लेना ताकि डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद कोई फ्रूट ले लें, कोई ऐसा लें, बिल्कुल बैठे हैं बात करें, मगर औरत की नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। उस वक्त चाहे आप उठ जाएँ करें, मगर इन चीज़ों को थोड़ा सा फैमिली को बहुत सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अब आखिर में क्योंकि वक्त अपना इख्तिताम को पहुंचा है, तो हम अभी और क्या कर सकते हैं, ऐसा किस तरीके से हम अवेयरनेस दे सकते हैं? जैसा कि हमने ये शो कर लिया, लेकिन इस तरीके से हम ऐसी क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं कि हम लोगों को ये बता सकें कि हाँ ये मसाइल हैं, इनका हल हमें निकालना है, इनसे दूर भागना मसले का हल नहीं है? इसके लिए हम लोग डिफरेंट जो है ना अपने सेमिनार्स अरेंज करते हैं। वो सेमिनार्स होते हैं, अवेयरनेस सेशंस होते हैं, उसमें हम जितने स्कूल कॉलेजेस की बच्चियां हो गई, डिफरेंट और हो गए, या प्रोफेशनल जितने हैं, उनको हम एक इनविटेशंस देते हैं कि वो लोग आएँ, उन सेशंस को ज्वाइन करें, उससे उनको काफ़ी अवेयरनेस होती है। प्लस आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इतनी सारी चीज़ें। अच्छा, मगर उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की चीज़ें। अब चूज़ करना आपका काम है, कहीं आप गलत चीज़ को चूज़ ना कर लें। हाँ, बिल्कुल। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, फिर इसी तरह सोसाइटी में काफ़ी ग्रुप्स बने हुए, डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए, जिसमें वहाँ पे वो अवेयरनेस देते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि बच्चे, जैसा से हम एक मैरिड हैं तो उनमें से मैरिड के कपल्स का एक ग्रुप बना दिया, प्रेग्नेंट वुमेन्स का अलग ग्रुप बना दिया, 8-10 लोगों का एक सेशन, उसमें वो अपने डिस्कशंस करते हैं। तो उसमें डिस्कस करते हैं तो उनकी फीलिंग्स जो है वो फेयर उनका दूर हो जाता है, और काफ़ी उनको चीज़ें पता चलती हैं, नॉलेज होती है। बताया जाता है कि भाई अगर आप डरे नहीं, अगर पेन से डरी हैं तो पेन मैनेजमेंट है, उसके लिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं, वो यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, नॉर्मल डिलीवरी है तो उसके अंदर इस तरह से लेके चलना है, सिजेरियन है, वो तो कॉम्प्लिकेशन का लास्ट मोमेंट तक पता नहीं चलता, किसी वक्त भी हो सकती है ना। तो वो उस फेयर को दूर करना आपके हेल्थ प्रोवाइडर का काम होता है। आप अपने डॉक्टर से जाएं, उससे डिस्कस करें चीज़ें, डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, उसमें इस तरह भी होता है कि डिस्कशन
बच्ची करना चाह रही है, अब उसके साथ 10 लोग होते हैं, वो कर नहीं पाती हाँ ये भी है ना। सास मिसाल के तौर पे सास आ गई या नंद आ गई, अब वो कुछ बताना भी चाहेगी तो बता नहीं पाएगी। हाँ ये भी ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना। अब वो पीछे से बेचारी को मारा पीटा जा रहा है, किया जा रहा है, उसको खाना नहीं दिया जा रहा, उसके साथ 10,000 काम कराए जा रहे हैं। अब अगर वो बताएगी तो वो बुरी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है डॉक्टर ये साहिबा। बड़ी चीजें हैं, इस चीज की अवेयरनेस फैमिली को देना बहुत जरूरी है। और ये सोचें कि आप अपनी फैमिली के अंदर सब लोग आपके साथ पॉजिटिव वे में आए, पॉजिटिव एटीट्यूड हो, तो एक बहुत अच्छा माहौल। बिल्कुल ऐसे ही डॉक्टर साहिबा, आपसे आज बहुत कुछ सीखने को मिला, मुझे खुद भी, हमारे नाजरीन को भी। लेकिन ये गुफ्तगू ऐसी थी कि शायद ये प्रोग्राम का वक्त कम पड़ रहा है इस गुफ्तगू के लिए, इसकी अवेयरनेस हमें और देनी पड़ेगी। लेकिन आज बहुत कुछ सीखने को मिला एंड थैंक यू सो मच आपके कीमती वक्त का। और यही कहूँगी कि हर माँ स्ट्रांग होती है, लेकिन हर माँ को, एक स्ट्रांग माँ को भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक सेहतमंद माँ ही एक सेहतमंद बच्चा पैदा कर सकती है। ये बात हमें समझने की ज़रूरत है। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचा है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।